अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक तस्वीर सामने आई थी। एमटेक का एक छात्र था, हिंदू धर्म से आता था। वहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने उसकी पिटाई की, उसके हाथ से कलावा उतरवाया और उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक तस्वीर यह भी है जहां पर कलावा उतरवाया गया है। बिल्कुल उन लड़कियों के खिलाफ कानून, मैं उसकी खंडन करता हूं। उन लड़कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उसने इस तरीके से नौजवान के साथ किया है, बिल्कुल गलत किया है। मैं अपने कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो इस कार्रवाई पे इसको सुनिश्चित करे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। मगर ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति एक आदमी के साथ इस तरह कर देता है तो सारे समाज को आप बदनाम कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक बात बहुत मोटी कहना चाह रहा था अमित जी, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। जल्दी से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा था, उसके पास मुद्दा था गंगा सफाई का, उसके पास मुद्दा था क्या नाम है महंगाई का, उसके पास मुद्दा था क्या नाम है रोजगारी का, उसके पास मुद्दा था काला धन का। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा 2014 के बाद से मुद्दा हो गया हिजाब, मदरसा, ईरान में बीजेपी की सरकार थोड़ी ना है, 3 तलाक, मुस्लिम महिलाएं। ईरान में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, और मामला कोर्ट में है। मामला बीजेपी कार्यालय में नहीं है और मामला सरकार का नहीं, मामला कोर्ट में। ठीक है अनुपमा भारद्वाज जी, मैं थोड़ा सा समय और बर्क साहब के बयान पर दूंगा, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये किस तरीके का बेतुका बयान है? मतलब बर्क साहब ने अगर ये कहा होगा तो अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी है, उम्र भी अच्छी खासी है, तो अपने अनुभव के आधार पर ही कहा होगा। क्या पुरुषों की आवारगी को रोकने के लिए भी कोई इंतजाम है, कोई व्यवस्था है, कोई काली पट्टी, कोई हिजाब है, या फिर सारी की सारी पाबंदी सिर्फ महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए? सर्वप्रथम ये याद दिला दूं कि वर्क साहब उसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके संस्थापक ने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बयान दिया था रेप के बारे में कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। तो नो डाउट उसी पार्टी के ये एक सदस्य हैं, तो इनकी इसी तरह की महिलाओं के प्रति सोच होगी और ये इसी तरह की बात करेंगे। मुझे इसमें कोई आश्चर्य या अचंभा नहीं है। इनसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये इसी तरह से बोलेंगे। जिस पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता रेप को लेकर इस तरह का सोच रख सकते हैं कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, तो वहाँ के नेता ऐसे ही बोलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब आज कोर्ट से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, 2 जजों की अलग अलग राय है जी। आपको क्या लगता है कि चूंकि मामला जा रहा है आगे सीजीआई के पास चला गया है, बड़ी बेंच में जाएगा, क्या विवाद सिर्फ हिजाब तक सिमट कर रह जाना चाहिए या फिर बात किताब की होनी चाहिए, जो आज कोर्ट से एक संदेश सामने आया है और इसमें सभी को आगे आना होगा? जरूरी है मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा, ना कि ये जरूरी है कि वो क्या पहनकर शिक्षा लेने जाएं। बिल्कुल, हमारे यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं, मुझे बहुत दुख, बहुत अफसोस, बहुत क्षोभ है ये कहते हुए कि ये नफरत की जो लकड़ियाँ हैं वो इस तरह के चूल्हे में लगा रहे हैं कि इनके वोट बैंक की बढ़िया सी रबड़ी बनती रहे और ये छक के उस रबड़ी को खाते रहें। और वोट बैंक इनका तगड़ा तब वोट बैंक बनेगा जब देश की आधी आबादी किसी तरह अशिक्षित रह जाए, इस तरह के मुद्दे में उलझी रह जाए। और ओवैसी जी इसी तरह की हरकतें करते हैं, इसी तरह के बिगड़े बोल बोलते हैं। मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी मोहब्बत से, इतने जोश से, इतने एक्साइटमेंट से मुस्लिम लीडर को ये कहते नहीं हुए देखा कि मैं हर अपने कौम की हर बेटी के हाथ में किताब देखना चाहती हूँ। तो कोई इस तरह से किसी ने भी इस तरह से नहीं बोला कि हम अपने कौम की हर बेटी के हाथ में किताब देखना चाहते हैं, हम अपने कौम की हर बेटी को इंजीनियर, डॉक्टर, फाइटर, पायलट बनाना चाहते हैं। पर हिजाब जैसी चीज पर बढ़ चढ़ के भाई, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि कुरान की सारी आप इंटरप्रिटेशन केवल महिलाओं के लिए कर देते हैं। आपने वैसे का जिक्र किया, एक रिएक्शन ले लेते हैं फरहान साहब जल्दी से। जी देखिए, क्या नाम है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अगर कोरोना जिम्मेदार ओवैसी साहब, किसी को सर्दी जिम्मेदार ओवैसी साहब, जुकाम जिम्मेदार ओवैसी साहब, तो इस देश में सारी जिम्मेदारी की जड़ क्या है? ओवैसी साहब हैं। तो इसमें हम लोग को बुरा भी नहीं लगता, जितना जी में आए उनको गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नेचर बन चुका है, ये आपका कैरेक्टर बन चुका है। तो अब इस चीज को हम लोग आदी हो गए सुनने के लिए। मगर पार्टी को बिलोंग नहीं करती बात करता है, अपने कौम की बात करता है। नहीं, मैं आपको, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, पीएफआई पर बैन हो तो ओवैसी साहब सामने आ जाते हैं। ओवैसी जी के लिए बोला है ना, तो नेचुरली आप मेरे को बोल रहे हैं। सामने आ जाते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है तब ओवैसी साहब सामने आ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि सवाल ना किया जाए। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे अनुपमा जी, जब आप विरोध स्वरूप अपने बालों को काट रही थी कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, कि आप हिजाब में हमें क्यों बांधना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर सबको आजादी है जीने की तो वही जीने की आजादी हमें भी है। शशांक जी, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। शशांक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की राय का अलग हो जाना, इसके पीछे के आधार को अगर आप आसान करके हमारे दर्शकों को समझा पाए।
देखिए, मैं इतनी देर से बड़ा गंभीरता के साथ आपकी बहस सुन रहा था, क्योंकि ये बहस पूरा देश सुन रहा है। आज इसमें एक बात को समझना होगा कि ये जो जजमेंट आया है, इसके 216 पेज का जजमेंट है। इसको रीजेंट ऑर्डर के साथ जस्टिस धुलिया ने और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पास किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इसमें 11 पॉइंट बनाए हैं। उन 11 पॉइंटों को उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उसके उत्तर दिए हैं। उसमें उन्होंने सबसे मुख्य बात जो कही है कि इसको संविधान पीठ के सामने इस मामले को भेजा जाना चाहिए, जिसको संविधान पीठ माननीय न्यायमूर्ति जिसको संविधान पीठ गठित करेंगे, और गठित करने के बाद ये निर्णय आएगा आने के बाद कि इसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि 2 जजों की जहां स्पष्ट राय है, क्योंकि पहला जो पॉइंट लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्या अपील को कतारा राजीवरू के साथ सुना जाना चाहिए या अपीलों को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान पीठ को भेजना चाहिए। तो इसको लिख दिया गया है, इसको कि आगे भेजा जाना चाहिए। अब चीफ जस्टिस के हाथ में इसका फैसला है। तो इस स्टेज पे मैं कहना कि जस्टिस गुप्ता सही है, जस्टिस धुलिया सही है या कर्नाटका हाईकोर्ट सही था, इसमें लोगों की डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। वो व्यू फाइनली जब लार्जर बेंच के पास जाएंगे और लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगा, तब आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जहां धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है कि आज हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपका सिग्नल नहीं आ रहा सर, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरीके के कुतर्क दिए जा रहे हैं कि हिजाब पर विवाद क्यों किया जा रहा है, अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, तो उनको ही छूट मिलनी चाहिए। तो फिर सवाल ये खड़ा हो सकता है ना कि अगर कोई तिलक लगाकर जाना चाहता है तो उसको भी छूट मिलनी चाहिए, कोई त्रिपुण लगाकर जाना चाहता है तो उसको भी छूट मिलनी चाहिए, कोई भगवा पहनकर क्लासरूम में जाना चाहता है तो फिर उसको भी छूट मिलनी चाहिए। इस आधार पर तो सभी लोग कहेंगे कि आप हमको छूट दीजिए, हम अपने हिसाब से पहनेंगे कि हमें क्या पहनना है और क्या पहनकर क्लास में जाना है। विक्रमादित्य जी, देखिए, हर चीज की छूट दी गई है भारत के अंदर हर चीज की संविधान में छूट दी गई है, और उसके लिए कहा गया है कि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया है कि अगर आप कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, अपना कॉलेज बनाते हैं और उसके अंदर अगर आप नियम पालन करते हैं, आप अपने नियम बना लीजिए। लेकिन एक जगह पर जहां पर सब लोग जा रहे हैं, कल आप कहिए कोर्ट के अंदर आप जाएंगे, कोर्ट के अंदर आप कहें कि साहब मैं तो, वहां पर भी लोग आते हैं ना सूट और टाई की पहनकर और साथ में ऊपर से कवर अप करके, जिस प्रकार से कोट पहनकर, और जज साहब के सामने अगर कोई पेश हो और शायद उसने टाई नहीं पहन रखी है, तो जज साहब उसको कहेंगे सबसे पहले पहन के आओ। एक फॉलो है यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, एक प्रोसीजर है। फर्क कोई नहीं पड़ता है, आप पहन के जाए नहीं पहन के जाए, लेकिन जज साहब आपको सुनेंगे नहीं। एक हर जगह का एक नियम बना दिया गया है, उस नियम को मानने में दिक्कत क्या है। लेकिन कुछ पार्टियां इस देश के अंदर है जो सदा नियम का विरोध करते आए हैं, और उनका केवल एक सिंगल मंतव्य ये रहता है कि हम नियम का ही विरोध करना है, भारत के हर देश में अशांति फैलानी है। मैं भी स्कूल से पढ़ा हूं, शायद शुक्ला जी आप भी स्कूल से पढ़े होंगे, मुझे नहीं याद, मेरे साथ भी बहुत सारे मुस्लिम लोग पढ़ते थे, मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती थी, कोएड में पढ़ते थे हम लोग, और कॉलेज में भी पढ़े, शायद उसके बाद एमए भी किया, आगे भी और पढ़े, विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़े, कम से कम 2-4 इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो और उसके अंदर जिस प्रकार से आज इस देश के अंदर जबरदस्ती कुछ राजनीतिक दल, पूरा विश्व जिस प्रकार से आज 21वीं सदी में जा रहा है, और आज कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। कुरान में तो ये भी लिखा है कि बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, और बहुत सारे हमारे साथ मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, शायद अहम प्रवक्ता के मुस्लिम बैठे हुए हैं, किन किन का अकाउंट नहीं है भैया बता दो जरा, किन किन का अकाउंट है वो भी बता दीजिए, कि वो भी इस्लाम के खिलाफ है ना, कि बैंक में अकाउंट खोलना बंद है। तो बताइए कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन जहां आपका मतलब पड़ता है वहां फॉलो कर लेते हैं, जहां आपका सुन लीजिए आचार्य जी अधूरा ज्ञान बड़ा नुकसानदेह होता है। मेरी बात सुन लीजिए आचार्य जी, अधूरा ज्ञान बड़ा नुकसानदेह होता है। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि बैंक में खाता नहीं खोलना चाहिए। कुरान में सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, आपको क्लियर कर दे रहे हैं ना नेशनल चैनल पर बैठकर, क्योंकि अगर आपको ज्ञान का वर्धन कर लीजिए अपने आप, देखिए ज्ञान का वर्धन कर लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, ज्ञान का वर्धन कर लीजिए। ज्ञान का वर्धन करने में आपको क्या बुराई है? अरे आप ज्ञान का वर्धन कर लीजिए। ज्ञान एक 5 साल के बच्चे से भी लिया जा सकता है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, आप उससे लीजिए। आचार्य जी, आप पहले ज्ञान का वर्धन कर लीजिए। आपने गलत बात बोली, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। आपको मैं आपने गलत बात बोली, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। आप बोल लीजिए, मैं चुप हूँ। चलिए मैं चुप रहूंगा, चलिए